It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. So let us continue this particular series. इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 सेशन इसके ले चुके हम. आज इसका लास्ट सेशन है जो शेड्यूल किया था. अभी तक इसके 5 सेशन ही हमने शेड्यूल किए थे, लेकिन आगे इसके नंबर बढ़ा सकते हैं और सेशन रख सकते हैं, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट. वैसे आपको बताऊं अभी प्लानिंग चल रही यूपीपीएससी ए के लिए. उसका एग्जाम क्योंकि पोस्टपोन हो गया था, तो इसकी प्लानिंग चल रही है कि उसके कुछ कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन वो करा दें, क्वेश्चन भी करा दें और कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करा दें उसके. तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे. खैर वो जरा इसका क्वेश्चन पेपर कुछ स्लाइड में अपलोड कर लूं. 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे आप लोग. ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है हमारी. तो चलिए खैर डिस्कशन शुरू करते हैं. माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. फर्स्ट टाइम जो जरा क्लास कर रहे हैं उनको बता देता हूँ. तो माई सेल्फ कैसर हफीज XIES BTech ऑनर्स फ्रॉम IIT Roorkee in 2000. Indian Engineering Services. I have qualified 5 times, top rank H2. 20 years of teaching experience in this particular field. This institute we are running since year 2009. इससे पहले I was associated with one of the top institute. ये पब्लिकेशन है इसी नाम से. We have started in year 2012 to publish the study material for GATE ISC. My own written textbooks and guidebooks more than 20. ये रही पब्लिकेशन की डिटेल. देखो माई ओन रिटन बुक्स. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की बुक है मेरी. ये नेटवर्क, मशीन, कंट्रोल, पावर सिस्टम, एनालॉग, मैथमेटिक्स की. ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसका सॉल्यूशन है डिटेल. ये सिविल मैकेनिकल के सॉल्यूशन बुक्स ये हमारी जो डेडिकेटेड टीम है उसके द्वारा लिखी हुई है. ये कॉन्टैक्ट नंबर रख लीजिएगा. ये हेड ऑफिस दिल्ली का एड्रेस. बाकी अब जो अपकमिंग है, देखो जैसे कि ये फ्री हमने चलाया था इसरो का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन. ठीक है, इसी तरह ये PYQ फेस्टिवल है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं जरा. देखो आपके काम की चीज है. सबसे बड़ी बात ये फ्री है क्लास. तो भाई ऐसा मत सोच लो आपका टाइम ज्यादा ले रहे डिस्कशन शुरू करने से पहले, क्योंकि जनरली ये वाली क्वेरी फिर स्टूडेंट करते रहते हैं कि इसमें क्या अवेलेबल है, इसकी तैयारी कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें.
तो जैसे कि स्टूडेंट ज़्यादातर प्लस क्लास में भी बोल रहे थे या स्पेशल क्लास यूट्यूब सेशन में भी कहा था स्टूडेंट्स ने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाउट आते हैं, कुछ सोल्व हो रहे, कुछ नहीं हो पा रहे, सॉल्यूशन है लेकिन कुछ उसमें, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये PYQ फेस्टिवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर गेट, इसमें फोकस होगा प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन का, 2018, 19 और 20। ये प्रीवियस 3 ईयर, करंट 3 ईयर्स जो गई एकदम जस्ट प्रीवियस ईयर, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, 50 दिन तक ये डिस्कशन चलेगा। 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुका, 5 नवंबर से। इसमें सभी ब्रांचेस के लिए है। मेरा जो शेड्यूल बनेगा इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजरमेंट के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सब्जेक्ट के। डेट इसकी है 23-24 नवंबर, 13-14-15 दिसंबर। ये 5 दिन मेरी क्लास रहेगी शेड्यूल, बाकी का शेड्यूल आप वो देख सकते हैं, बाकी टीचर्स का क्या शेड्यूल रहेगा। तो खैर लिंक आपको मिल जाएगा सर डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे इसमें। तो खैर हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि आप लोग सोल्व कर लेते हो और सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ डाउट रह जाते हैं। तो देखिए मेरी एडवाइस आपको ये थी कि आप इसमें लाइव क्लास अटेंड करें। अगर लाइव क्लास आप अटेंड करते हैं, उसमें आप साथ साथ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करते रहते हैं आप लोग, लेकिन डाउट वगैरह तो फिर भी रह जाता है। तो डाउट के लिए अच्छा लाइव क्लास करें आप, होपफुली, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। आपके जो डाउट है वो भी डिस्कस होंगे। ये देखो अगली सीरीज, ये भी फ्री है टेस्ट सीरीज। इसमें बल्कि प्राइस भी है 6 लाख तक के। तो भाई टेस्ट दो, खेलो, जीतो। असल तो देखो इसका फायदा जो आपकी प्रिपरेशन में है, लेकिन ये मोरल बूस्टिंग के लिए होता है, थोड़ा सा इंसाइट करने के लिए। 6 लाख रुपीस के प्राइस है टोटल इसमें। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है गेट 21 के लिए। इसमें नए क्वेश्चन बनाए हैं, पेपर ज्यादातर मैंने डिजाइन किए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी हैं और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी। सिग्नल सिस्टम का टेस्ट हो चुका, ये भी हो गया होगा आज। आज क्या है 20th, डेट भी मेरे ध्यान नहीं रही भाई, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये टेस्ट कल हो जाएगा, आज 20th है क्योंकि। तो नेटवर्क, एनालॉग, डिजिटल, इसके क्वेश्चन देंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, सभी तरीके के क्वेश्चन। एक और बात, नए क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें कोई प्रीवियस ईयर का कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं है। तो होपफुली आपके लिए बहुत फायदा करेगा, क्योंकि स्टूडेंट जनरली ढूंढते रहते हैं कि नए क्वेश्चन मिल जाए हमें, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो खैर ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके क्वेश्चन पेपर अगर आपने दे दिए तो चलो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिए हैं तो just 1 minute। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था इसमें कि जैसे कि नए क्वेश्चन के लिए ढूंढते हो, तो अगर ये वाला पेपर आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो भी क्वेश्चन देख सकते हो। ये वाले पेपर मैंने डिजाइन किया, तीनों सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन। ये वाला भी मैंने डिजाइन किया, 28th में होगा, 30 क्वेश्चन है। डिजाइन हो चुका पेपर, ये तैयार है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इसी तरह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसका ये मैंने डिजाइन किया है। तो नए क्वेश्चन मिलेंगे, इसके लिए तैयार रहिए। फ्री टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल है आपके लिए। सुपर 30 ये भी गेट के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है, ये कंप्लीट हो चुकी। आज इसका आखिरी पेपर था,
मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर आपने पेपर नहीं दिए इसके तो आप जरा क्वेश्चन देख लें। ये भी टोटल मैंने डिजाइन किए थे इसके पेपर सभी 30 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन कॉमन सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी देख सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। जैसे भाई कंट्रोल नेटवर्क वगैरह तो यही ये कंप्लीट हो चुका, आज लास्ट पेपर था इसका जनरल एप्टीट्यूड का। तो खैर इसमें भी सारे नए क्वेश्चन डिजाइन किए मैंने। सही बात है, ये तैयार रहिएगा आप इसके लिए। तो इसके आप क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। आप पेपर तो हो गए, लाइव टेस्ट तो नहीं दे सकते, क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। गेट के हिसाब से हर तरीके के क्वेश्चन है इसमें, एमसीक्यू, एनएटी और एमएसक्यूज भी। एमएसक्यूज आजकल बड़ा हाईलाइटेड टॉपिक है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियसली स्टूडेंट को लग भी रहा है कि नया पेपर होगा कैसे। तो चलिए खैर अब हम शुरुआत करते हैं। इसमें आपको मैं मशीन पावर सिस्टम के क्वेश्चन पहले ले लेता हूं, बाकी तो क्योंकि आपने कर भी होंगे, दूसरे टीचर करा भी रहे हैं, तो उसी सब्जेक्ट के ले लेते हैं। वैसे तो अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, कई नेटवर्क वगैरह के लगता है, वो भी मन करता है डिस्कस करने। स्टार्टिंग टॉर्क कैसे इंक्रीज कर सकते हो इंडक्शन मोटर का? इंक्रीजिंग रोटर रिएक्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा है। रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के बाद ग्राफ आपको याद दिला देता हूं मैं इसका। जरा रिफ्रेश करना। टॉर्क ये तो है मैक्सिमम टॉर्क, ये रोटर रेजिस्टेंस है R21, ये स्टार्टिंग टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क। यहां पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होता था, ऐसे आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक R22। देखो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे, करंट तो रिड्यूस होती थी, स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो रहा है, इंक्रीज। स्टार्टिंग करंट होती है इस केस में डिक्रीज। ठीक है बात ध्यान आपके। The capacitor start, capacitor run single phase induction motor is operationally a, हाँ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन दोनों कैपेसिटर, सिंगल फेज मोटर, टू फेज मोटर, एसी सीरीज मोटर, थ्री फेज मोटर, ये बिहेव एक तरीके से करता है ऑपरेशनल टू फेज मोटर की तरह। देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप कहोगे सिंगल फेज है टू फेज की तरह कैसे, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, वो बता देते हैं आपको। देखो जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो ऐसे होता था, केवल एक वाइंडिंग हो, ये मेन वाइंडिंग के एक्सिस, इसमें एक करंट फ्लो करा दी जाए जो भी कुछ हो,
कोस या साइन जो भी मान लो, जनरली कोस माना जाता है डेरिवेशन में, इसलिए इस केस में क्या होता है, सिंगल फेज में दो रोटेटिंग फील्ड बनती हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता भाई। देखिए दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ तो सेम है, तो स्टार्टिंग टॉर्क इसमें होता है 0। स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए करते क्या है, सिंगल फेज वाले का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आती है। थ्री फेज की तो हमने बनाई ही थी अभी। स्टार्टिंग टॉर्क 0, रनिंग टॉर्क 0 नहीं है, केवल स्टार्टिंग टॉर्क। रनिंग कंडीशन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये लोड टॉर्क है। मोटर स्टार्ट तो नहीं होगा क्योंकि टॉर्क 0 है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर इसको हम घुमा के छोड़ दे बाहर से तो फिर रन करता रहेगा। जैसे डीजल इंजन वगैरह देखे होंगे ना आपने, शुरू में स्टार्टिंग टॉर्क घुमा के छोड़ना पड़ता है ना। स्टार्टिंग में वही होता है, बाइक वगैरह में, कार में जब करते हैं वहां डीसी मोटर स्टार्ट करता है उसे, लेकिन फिर रन करता रहेगा। तो लेकिन स्टार्टिंग में तो जरूरी है ना। स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए बिल्कुल एक और वाइंडिंग आइडेंटिकल ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐसी 90 डिग्री पे रख दी। इसमें करंट जो होगी उसकी सप्लाई कितनी, उसकी करंट में भी 90 डिग्री का फेज, मतलब वाइंडिंग जहां रखी गई स्पेस में वो भी 90 डिग्री, करंट में भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का ही। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से दो करंट आ गई, ये हो गई टू फेज बैलेंस्ड करंट्स। टू फेज बैलेंस करंट हो गई है ना, ये वाला। इससे क्या होता है, टू फेज कंडीशन में टू फेज का जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आती है वो कुछ इसी तरह आती है, थ्री फेज की तरह ही लगभग। ये टू फेज के लिए, सिंगल फेज के लिए तो स्टार्टिंग टॉर्क आ जाता है देखो टू फेज में। अब इसको टू फेज बनाने के लिए क्या करना होता है, दो वाइंडिंग रखनी होगी, किस पे, 90 डिग्री पर, यानी क्वाड्रेचर में जिसे कहते हैं। अच्छा, करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस किस तरह आएगा, ये करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा किससे, कैपेसिटर से। नाइन्टी डिग्री का लाने के लिए फेज डिफरेंस, ये रोटर वैसे तो 90 डिग्री है, ये लगाया जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर की वजह से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। जैसे ये करंट है आई एंगल 0, ये हो जाएगी आई एंगल 90 डिग्री। न्यूमेरिकल भी बनता है कितना कैपेसिटर, तो स्टार्ट हो जाता है ना, स्टार्टिंग पर्पस के लिए कैपेसिटर लगाएं, बाद में हटा दें, ये भी करते हैं। सिंगल कैपेसिटर में क्या करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट हो जाता है डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन लगातार कनेक्ट रहेगा। तो ये है तो सिंगल फेज, लेकिन रन करेगा टू फेज मोटर की तरह, इसलिए कहा था ये ऑपरेशनली टू फेज की तरह हो गया। व्हाट वुड हैपन इफ फील्ड ऑफ डीसी मोटर ओपन, क्वेश्चन में क्लास में करा चुका हूं, लेकिन यहां पे समझाऊंगा जरूर आपको। देखो कैसे, डीसी मोटर के बाद शंट मोटर का एग्जांपल लो।
V माइनस आई ए आर ए। अब देखो यहां से स्पीड कितनी हो गई, यहां से समझो। देखो अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, ऐसे भी लिखा जाता है। अगर फील्ड ओपन हो जाए, आई एफ इक्वल टू 0, फ्लक्स 0 तो नहीं होगा, कितना, रेजिडुअल, यानी फ्लक्स बहुत कम हो जाएगा, 0 तो नहीं। अगर 0 होता तो स्पीड इनफाइनाइट की तरफ, स्पीड कितनी, डेंजरसली हाई। मतलब आप ऐसे मान लो थियोरेटिकली फ्लक्स टेंडिंग टू 0, स्पीड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इस केस में स्पीड जो होगी डेंजरसली हाई, बहुत ही ज्यादा। समझे बात, डेंजरसली हाई। अब अगर स्पीड हाई होगी तो उससे नुकसान क्या होता है, देखो जनरल सा स्टेटमेंट है ये वाइंडिंग है, ये स्पीड ओमेगा। ये बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा आउटवर्ड, अगर स्पीड बहुत आई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी वेरी हाई। ये दोनों फोर्स हाई, मतलब जैसे कि ये कोयल है, आप ऐसे समझो रेक्टेंगुलर होती है ना शेप, रेक्टेंगुलर शेप की कोयल, जब इतना ज्यादा फोर्स लगेगा तो वायर पे टेंशन भी होगी, इस वाले वायर पे टेंशन, वायर ऐसे भी हो सकता है डिफॉर्म और टूट भी सकता है या बाहर भी गिर सकता है, इसलिए कहते हैं वाइंडिंग डैमेज भी हो सकती है। हाँ बात समझ में आई? तो इसलिए डेंजरसली हाई ये वाला, इनॉर्मसली इंक्रीज डैमेजिंग द मोटर, डैमेज का मतलब है इक्वलाइजिंग इन डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रुशेस, स्पार्कलेस। इसके लिए है कि कॉम्यूटेशन समझना पड़ता है, थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है, इक्वलाइजर रिंग्स, ठीक है ना। अगर पोल थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं उसकी वजह से दिक्कत आती है, जैसे कि हम मानते हैं पोल, ये पोल है, ऐसा हो सकता है कि पोल बिल्कुल आइडेंटिकल ना हो, थोड़ा बहुत लेंथ वगैरह में डिफरेंस हो जाए। बकहोल रिले नॉर्मली यूज प्रोटेक्ट, बताओ oil immerse transformer against all internal faults। समझे बात, इंटरनल फॉल्ट्स। ये देखो बकहोल रिले के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था,
क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ, ये फिर से आ गया ना। तो एक तरीके से देखे थे आप कितनी बार रिपीट होता है कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन, बखोल जी रहेगा, बार बार आ ही जाता है क्वेश्चन घूम फिर कर। थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं मैं आपको इसका। चलो खैर, इसका आप पहले सेशन देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है। आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर इज ए, क्वेश्चन ये है, पावर ट्रांसफॉर्मर इज ए कांस्टेंट करंट डिवाइस, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, कांस्टेंट पावर डिवाइस, पल्सेटिंग मेन फ्लक्स। कांस्टेंट पावर की तरह कह सकते हैं हम, ठीक है ना। मेन फ्लक्स पल्सेटिंग तो होता ही है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उसकी पीक वैल्यू कांस्टेंट होती है। देखो फ्लक्स ऐसा आता है, लेकिन ये जो 5max है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। V/F वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जनरली कांस्टेंट। कांस्टेंट पावर डिवाइस इसलिए बोलते हैं हम इसको, अगर आइडियली कंसीडर करें ट्रांसफॉर्मर लॉसलेस। देखो वोल्टेज करंट बदल जाते हैं, लेकिन VA रेटिंग सेम रहती है, V1 I1 V2 I2। पावर भी सेम हो जाएगी, VA सेम है, इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम। अगर लॉस नेग्लिजिबल, कुछ तो लॉस होते हैं ऑब्वियसली, ये वाले। Change of 5% in the supply voltage will produce a change approximately 5% in rotor torque। rotor torque में कितना चेंज होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगभग 10% आ जाएगा मेरे ख्याल से। V² होता है, समझा देता हूं मैं आपको। देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर में, यस 10% ही आ जाएगा लगभग, एग्जैक्ट नहीं, समझाता हूं दोनों तरीके से, है ना। अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट किसी भी फार्मूले से आप कंसीडर कर लो। T0 V0, चेंज हो, चेंज का मतलब रिडक्शन मान लेते हैं रेटेड से। अगर ये आ जाए V0 - 5%, टॉर्क कितना होगा? भाई ये प्रोपोर्शनल V² है तो T/T0 आ जाएगा। चेंज बताओ कितना? ठीक है, आ गया ना 10% के आसपास। एक और तरीके से समझा देता हूं। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी बता देते हैं। देखो अगर इसमें इंक्रीज कंसिडर करते हैं तो 1.05 हो जाता, फिर ये आ जाता है T/T0 अब देखो कितना परसेंट चेंज आता, 10.25%, लगभग वही।
इस तरीके से भी समझ लो भाई। टॉर्क प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर है, ये रहा, बाकी सब कांस्टेंट है क्योंकि log c 2 log v। डिफरेंशिएट करो, बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी चेंज ही आ गया। प्लस माइनस 5% है, तो ये अप्रोक्सीमेट इसलिए होता है, डी को डेल कर दिया हमने यहां से, इसलिए। सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज की जाए, सी कैसे? क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है वैसे, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट ये है, लेकिन क्वेश्चन अधूरा है, इसमें आपकी गलती नहीं, मैं बताता हूं। तो दो कंडीशन है, पहला केस ये ज्यादातर आसान वाला, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कांस्टेंट, बताओ अब जरा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे, इंक्रीज होगा, सेकंड केस देखो, ये वाले मोस्ट एप्रोप्रिएट लगता है, वैसे ये भी हो सकता है वोल्टेज कांस्टेंट, फिर हमें एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ता है। ये तो कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से रिड्यूस होगा, कहानी बदल जाती है। मेंशन होना चाहिए था कि क्या कांस्टेंट है, नहीं है तो ज्यादातर हम ये वाला सिंपल वाला केस ही मान के चल देते हैं। क्लास ए इंसुलेशन, मेरे ख्याल से 105 है, इसका मेरे एग्जैक्ट याद नहीं, क्लास एफ का तो याद है 150 के आसपास होता है, क्योंकि ज्यादातर वो यूज होता है।
इसके बारे में मैं टेबल आपको दे देता हूं। हाँ 105 लिया, याद तो थोड़ा ठीक ठाक था मेरे, आ गया था याद। एक्चुअली वैसे मटेरियल साइंस में बताता हूँ मैं ये वाला डेटा। देखो मैक्सिमम टेम्परेचर, ये वाला इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है। ये ग्रेटर देन 180, एग्जैक्ट नहीं कह सकते इसका क्या होगा। मशीन में ज्यादातर ये वाला यूज होता है, क्लास एफ। इसके कंटेंट में मेरे ध्यान में क्या क्या यूज होता है ऐसे में, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। एफ वाले का तो याद कर ही लो, इसी का एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन, लेकिन ठीक है बाकी का भी आ गया। तो ये सीक्वेंस आप कुछ याद रखो, कुछ इसका कोड वगैरह बना के। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में YAE, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेटिंग। ये 16 का भी आ जाएगा, बिल्कुल पंकज ठीक बताया आपने। ये लोड शेयरिंग के बारे में, जैसे पैरेलल में दो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं ना, देखो इसमें क्या कहा गया, कुछ ऐसे कहा गया इसमें, आप यहां से समझो। लोड शेयरिंग हम ऐसे करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, जैसे यह है 10 kVA का ट्रांसफार्मर, चार गुना। अगर यहां पर 20 kVA का लोड है तो हम शेयरिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी रेशियो में, 4 गुना आए तो इसका 4 गुना। हम चाहेंगे यहां 4 kVA आए, यहां 16 kVA आए, 4 गुना। ये 35 kVA हो जाए तो, जब 50 kVA, सॉरी कुछ कम ले लेता हूँ, 45 kVA हो जाए तो ये इसका 4 गुना, ये 9 और ये 36, इस तरह से। इसे कहते हैं VA रेटिंग। हम चाहते हैं लोड शेयर इन प्रोपोर्शन टू द रेटिंग, होना भी यही चाहिए ना भाई, जो जितना मजबूत है उतना वजन उठाए। इसमें यहां रूल वो नहीं चलता बराबरी की बात, देखो ऐसा ऐसा सही नहीं होता। जैसे आप भी जानते हो कि भाई यार दोस्त अगर कहीं पार्टी करते हैं टच सिस्टम में, चलो भाई कंट्रीब्यूट कर ले, कुछ पार्टी कर लेते हैं, तो उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो जरा अमीर है, घर से मजबूत है, वो जरा ज्यादा पैसे डाल दे, और जो बेचारा थोड़ा मुश्किल में वो कम पैसे डाल दे। ये नहीं होता बराबरी वाली बात। जिस किसी की जॉब लग जाए फिर तो होता है कि भाई सारे पैसे तुम ही खर्च करो, तो वो बात है। जैसे रेलवे स्टेशन पे जा रहे दो दोस्त, उसमें खैर खामियां भी बहुत है टैक्सेशन सिस्टम में। विकास आपकी बात तो ठीक है, वैसे होना ही चाहिए। तो जैसे कि रेलवे स्टेशन पे जा रहे, ट्रेन से जा रहे कहीं दो दोस्त, उसमें
तो ये नहीं कहा जाता भाई वजन बराबर का उठाओ। भाई ये देखते हैं एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी है तो जरा वो ज्यादा वजन उठा ले, है ना, उसको वजन ज्यादा उठाने चाहिए। जो बेचारा कमजोर सा वैसे ही हल्का फुल्का सोचे कहता है भाई इस पे क्यों वजन डाल रहे हो, तो वही वाली बात है। अच्छा पंकज एक मिनट रुको, तो ये आ गया। अब देखो एक्चुअल जो शेयरिंग होती है वो आती है लीकेज इंपेडेंस के इनवर्स रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसको कंपेयर करो, लीकेज इंपेडेंस का रेशियो इनवर्स रेशियो ऑफ रेटिंग, ये Z2/Z1 है ये रहा। ठीक है बात। चलो भाई मैग्नेटोस्टिक्शन वाला तो खैर हो ही गया था। ये भी मटेरियल साइंस का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। हाँ पंकज देखो 80 में से कट ऑफ क्लियर करने के लिए एक्चुअली देखो कट ऑफ वगैरह वैसे ईयर टू ईयर वेरी करता है ना, लेकिन पेपर इसका कंपैरेटिवली आसान आता है। मेरा मानना है कि 80%, 64, 65, 60 क्वेश्चन से ज्यादा अगर है तो बात बन जाती है, ठीक है ना। अब ये है कि वैसे ईयर टू ईयर भी वैरी करता है, कोई सी किसी ने एक ईयर का एक्सपीरियंस बताया, लेकिन लगभग जो मेरा अंदाजा है वो ये। ठीक बात। कैसे होता है मैग्नेटोस्टिक्शन में? इसमें क्या होता है जब हम मैग्नेटाइज करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं मैग्नेटाइज करते हैं तो इसकी डायमेंशन थोड़ा कम या ज्यादा हो जाती है, डायमेंशन में चेंज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डाइपोल घूमते हैं, मींस एटम का ओरिएंटेशन चेंज होता है, उसकी वजह से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में चेंज, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो चेंज होती है उसकी वजह से। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर की कोर लेमिनेटेड होती है इस तरह, ये इंसुलेशन है बीच में, जब इनमें वाइब्रेशन होगा तो आसपास के एयर में मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो जाएगा, उसकी वजह से हमिंग होती है। इसके फिर तरीके भी होते हैं कम करने के। चलो खैर क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं हम। 400 to 100 volt transformer per unit impedance, HV side voltage required to circulate full load current during short circuit test। अच्छा न्यूमेरिकल है, सिंपल भी है, ठीक है ना, मजा आएगा क्वेश्चन में। इसमें पर यूनिट इंपेडेंस कितनी है? 0.05। देखो ट्रांसफॉर्मर के बारे में, यहां शॉर्ट सर्किट कर दिया,
देखो जरा, शॉर्ट सर्किट करंट 1 pu, क्यों? रेटेड। फुल लोड, VSC बताओ कितना? किस साइड में वोल्टेज बताना है? HV साइड, HV साइड। बेस वोल्टेज HV साइड में 0.05 pu आ गया वोल्टेज में, 420 वोल्ट। समझे बात यहां से? नो लोड हीट रन टेस्ट, संपनर बैक टू बैक टेस्ट होता है ये। हाँ, डिप्लोमा स्टूडेंट, देखो मैं आपको बता देता हूँ सौरभ। एक्चुअली देखो, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अलग से क्लास, लेकिन हाँ जैसे कि आप पूछ रहे हो इसके लिए, ये जो RSM SSB होते हैं, देखो जैसे ए एग्जाम होता है, स्टेट ए एग्जाम होते हैं, UPPSC ए भी आया था, ये एग्जाम होते हैं, जैसे SSC JEE होते हैं, बाकी के जो भी एग्जाम है मतलब इस तरीके के, उनके लिए एक्चुअली कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। UPPSC ए का एक बैच मैंने कराया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कंप्लीट, ये कराया था उसमें फरवरी और मार्च में। आप इसके क्लासेस देख सकते हो, उससे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उसमें एक्चुअली उसी हिसाब से पढ़ाया था कि जो UPPSC ए के लिए जरूरी है, मतलब वही जो डिप्लोमा वालों के हिसाब से भी जरूरी है, वही वाली चीज। क्योंकि वैसे तो गेट ES के हिसाब से चलता ही है, डिप्लोमा वालों को क्योंकि वो तो करते नहीं ये वाली क्लास। बाकी अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं बताना भूल गया था शुरू में भी, अभी जो है ये इसमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैं पढ़ाऊंगा आपको कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। CTQ, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट बताएंगे। इसी एग्जाम के लिए, ए एग्जाम के लिए आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी। वो वाली क्लास आप कर लो, ये तो खैर फ्री क्लास अवेलेबल होगी, इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। बाकी जैसे कोर्सेस के लिए तो सब्सक्रिप्शन चाहिए। इसके अलावा बाकी आप एक काम कर लेना सौरभ, इसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था अपना, शुरू की स्लाइड आप देख लेना एक बार, उस स्लाइड में आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो मिला है मेरा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, तो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सी क्लास एग्जैक्टली कैसे मिल जाएगी। ठीक है ना? 3 फेज इंडक्शन मोटर, ड्राइविंग फुल लोड टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, लाइन वोल्टेज, परसेंट इंक्रीज इन मोटर कॉपर लॉसेस। इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया था मैंने कुछ, है ना? कल कराया था ये वाला क्वेश्चन आपको। हाँ, ये फ्री होगी, CTQ ये फ्री है, देखो मैंने इसे लिख दिया। देखो भाई आप जरा इसमें क्या है,
ये नेगलेक्ट कर दें, या इनको लगभग कांस्टेंट भी मान सकते हैं, वेरिएशन कम, तो पीजी जो आ जाता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एसपीजी अब स्लिप में कैसे चेंज होगा ये बात समझ लो। ये रेटेड वोल्टेज V0, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क के बारे में कहा गया इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड यानी कि कांस्टेंट। ठीक है बात, ये स्लिप है, स्लिप बदल जाएगी वोल्टेज चेंज होने से। अब ये देखो इसमें हम मान के क्या चलते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक लीनियर, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है अप्रोक्सीमेटली लीनियर, फार्मूला ही आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। अब यहां पे देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो लोड टॉर्क किसके इक्वल हो गया, नाइन्टी % तक। स्लिप में चेंज याद रखो, एयर गैप पावर तो लगभग कांस्टेंट ही है, तो 23% आंसर आपको मिल गया। हाँ बिल्कुल, देखो एक्चुअली कंपैरेटिवली इसरो के हिसाब से लेंथ है, गेट वगैरह के हिसाब से तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। वैसे एक बात होता है, ज्यादा लेंथ नहीं है क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट आपको क्लिक करेंगे तो जरूर करो, हाँ सोचना पड़ेगा तो लेंथ वो इसलिए। अगर आपने लिखा टी प्रोपोर्शनल दिस, इसके बाद तो डायरेक्ट काम है ना ये वाला,
इतना टाइम नहीं लगता। वो तो यह है कि अब तक के जो क्वेश्चन थे उनके कंपैरिजन में तो इतना लेंथी वैसे स्किप करने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि लेंथी लग रहा है तो शुरुआत में उसको स्किप कर दो, फिर बाद में टाइम मिलता है जब करो लास्ट में। सिंक्रोनस जनरेटर फीडिंग पावर इनफाइनाइट बस यूपीएफ, एक्साइटेशन इंक्रीज इट विल फीड। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। देखो जैसे कि कहते हैं ना कि इसरो वगैरह के जेईई एग्जाम के क्वेश्चन छोटे होते हैं, आसान होते हैं। वो जब आसान होता है अगर आपने गेट यस के हिसाब से तैयारी की है। वन अगर आप एब्सोल्यूट वे में देखो तो क्वेश्चन वो भी अच्छे खासे होते हैं, उसके कंपैरिजन में आसान लगते हैं। फिर देखो यह जनरेटर, ये वर्क कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पर। देखो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ये बेसिकली डिपेंड करता है मैकेनिकल इनपुट पर। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। एक्साइटेशन चेंज होने से ये नहीं बदलती पावर, पावर तो सेम रहेगी एक्साइटेशन बदलने से। ये तो जब इलेक्ट्रिकल इनपुट आप चेंज करोगे जब ही चेंज होगा। मत सॉरी, इलेक्ट्रिकल आउटपुट अगर चेंज होगा जैसे मैकेनिकल इनपुट अगर चेंज हो रहा है देन। यहां पावर फैक्टर यूनिटी, देखो यूपीएफ पे वर्क कर रहा है। अब अगर इसका एक्साइटेशन इंक्रीज किया जाए, फिलहाल यहां पे काम कर रहे हैं, एक्साइटेशन इंक्रीज करने पर ये बन जाएगा ओवर एक्साइटेड, पावर फैक्टर बन जाएगा लैगिंग। लैगिंग पावर फैक्टर, जनरेटर का पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब होता है लोड कनेक्टेड लैगिंग। पावर तो जो मिल रही थी वो मिल ही रही थी मेगावाट। तो लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब कंज्यूम करता है रिएक्टिव पावर, यानी जनरेटर क्या कर रहा है, डिलीवर रिएक्टिव पावर। सेम पावर एट लैगिंग। आसान जल्दी हो गया क्वेश्चन, रिएक्टिव पावर के बारे में पूछा ही नहीं गया था, छोटा ही क्वेश्चन था। स्टीम इनपुट इन ए टर्बो जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस इंक्रीज। स्टीम इनपुट, मैकेनिकल इनपुट इंक्रीज, more kVAR, bus bar power angle will not change, more real power angle increase. Yes, Kishore Yadav, generator more power angle will decrease. B, ये है पावर EV by X sin डेल्टा। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, पावर इंक्रीज होगी डेल्टा इंक्रीज होगा ही, याद है।
तो चलिए खैर, इसकी जब दोबारा सीरीज करेंगे बाकी और क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उसी हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी देखो मैंने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उस पर